देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के सदा के सामने मौजूद से चल गया। सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री ने कर दिया ऐसा बवाल कि नीतीश कुमार के करीबी मंत्री के साथ जमकर हो गई तू मैं बताएंगे कैबिनेट की बैठक में ही जोरदार तरीके से हुआ बवाल। इसके बाद नीतीश कुमार सीधा निकले हैं दिल्ली की और बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तर प्रदेश के अंदर भी योगी सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी पार्टी ने बीजेपी को दे दी है सीधी धमकी, गठबंधन तोड़ना है तो तोड़ लो। बताएंगे क्यों भाजपा के ऊपर पारा चढ़ चुका है बीजेपी के सहयोगी का, एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट की सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि बिहार के अंदर एनडीए गठबंधन जुगाड़ से सरकार चला रही है दोस्तों, और बीजेपी और नीतीश कुमार दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसके बावजूद सत्ता में रहने के लिए जबरदस्ती एक दूसरे के साथ में है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा था दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी के साथ इंडिया गठबंधन के सारे नेता बिहार में मौजूद है दोस्तों, और सभी इंडिया गठबंधन को मजबूत करते हुए वोटर अधिकार यात्रा में पूरी तरीके से जोर शोर से काम कर रहे हैं दोस्तों। ऐसे में अब जो खबर सामने आ रही है दोस्तों वो ये कि नीतीश कुमार के बैठक के दौरान बीजेपी के नेता ने जोरदार तरीके से बवाल खड़ा कर दिया दोस्तों। जो जानकारी है उसके अनुसार नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी दोस्तों। इस बैठक के दौरान नीतीश कुमार सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के काफी करीबी नेता अशोक चौधरी जो ग्रामीण कार्य विकास मंत्री है दोस्तों, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बल्कि बीजेपी के बिहार में एकमात्र चेहरा जो बीजेपी के ओरिजिनल चेहरा है दोस्तों विजय कुमार सिन्हा, उनके बीच जोरदार तरीके का बहस और बवाल हो गया। आपको बता दें कि टकराव इतना ज्यादा बढ़ गया दोस्तों कि मामला संभालते संभालते काफी पानी गंगा में बह चुका है। आपको बता दें कि मामला इस प्रकार है कि बीते दिन 26 अगस्त को दोस्तों नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक करने के बाद जब बैठक से निकलते हैं तुरंत बाद और भी मंत्री बाहर निकलने लगते हैं दोस्तों नीतीश कुमार के पीछे पीछे, और उसी वक्त दोनों नेताओं के बीच में जोरदार तरीके से कहासुनी बढ़ जाती है दोस्तों। इसके बाद आनंद फानन में अन्य मंत्रियों को आकर स्थिति को संभालना पड़ता है। अंदरूनी तनाव सार्वजनिक रूप से चर्चा का विषय बन गई है। स्थानीय मीडिया कवरेज इसे एनडीए के भीतर पहले से जारी खींचतान को एक बड़ा कारण बता रहा है दोस्तों। आपको बता दें कि तमाम और रिपोर्टों में अलग अलग तरीके के दावे आए हैं। सूत्रों के हवाले से एक खबर एबीपी न्यूज पर छपी है दोस्तों। उन्होंने बताया है कि विवाद की शुरुआत एक कृषि फर्म की जमीन के ट्रांसफर को लेकर होता है, जिसमें जेडीयू के मंत्री जमा खां के जिले में एक सरकारी कॉलेज हेतु ये देने की बातचीत चलती है। इस पर विजय सिन्हा मना कर देते हैं और फिर जाकर तू मैं पर स्थिति पहुंच जाती है दोस्तों। तीखी नोकझोंक होती है। रिपोर्ट के मुताबिक कब तक कृषि मंत्री रहेंगे, इस तरीके की बातें भी बोली जाती है। और सामने से दूसरा मंत्री जवाब देते हुए कहता है कि अपने विभाग पर ध्यान दो। पहले पलटवार सामने होता है दोस्तों। घटना के बाद विपक्षी नेता इस पूरे मामले को लेकर अब नीतीश कुमार पर भी निशाना साध रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें कि यह मामला इतना बड़ा था दोस्तों, नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक के दौरान हुआ था, तो उसके बाद बवाल इतना ज्यादा बढ़ने के बाद नीतीश कुमार आनंद फानन में रात में बिना किसी जानकारी दिए हुए दोस्तों दिल्ली रवाना हो जाते हैं। दरअसल हुआ ये कि मोदी सरकार के मंत्री और नीतीश कुमार के करीबी नेता केंद्रीय मंत्री ललन सिंह को अपने साथ में लेकर नीतीश कुमार दिल्ली के लिए रवाना हो जाते हैं दोस्तों, और 2 दिनों तक दिल्ली में रहने वाले हैं, ऐसी जानकारी मीडिया में दी जा रही है। हालांकि नीतीश कुमार ने बताया नहीं कि वो किस काम से दिल्ली जा रहे हैं, लेकिन एनडीए गठबंधन के मंत्रियों के आपस में भिड़ने और बीजेपी के उप मुख्यमंत्री के द्वारा बवाल खड़ा किए जाने के बाद अचानक से दिल्ली जाना इस बात के संकेत दे रहा है दोस्तों कि एनडीए गठबंधन में कुछ भी सही नहीं है। और जब नीतीश कुमार अचानक दिल्ली जाते हैं तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि अभी तक इतिहास में क्या क्या हो चुका है। ऐसे में अब हर तरीके की चर्चाएं तेज है दोस्तों। जो भी आप लोगों की राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर एक बवाल तो बिहार में हुआ दोस्तों, और दूसरा बवाल अब उत्तर प्रदेश के अंदर शुरू हो चुका है। एनडीए गठबंधन के सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी को खुली चुनौती दे दी है दोस्तों। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले दोस्तों दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में निषाद समाज की पार्टी का यानी निषाद पार्टी का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ था दोस्तों। इसमें समुदाय के लोगों को एकजुट किया गया था। आरक्षण और राजनीतिक भागीदारी की जोर शोर से मांग की गई थी दोस्तों। बड़ी बात यह थी कि इस दौरान ओपी राजभर से लेकर अपना दल एस के नेता आशीष पटेल मौजूद थे दोस्तों, और उनके साथ में आरएलडी के नेताओं को भी बुलाया गया था। यानी टोटल बीजेपी एनडीए गठबंधन की 4 पार्टियां एक साथ मिलकर बिना बीजेपी के दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम से इनडायरेक्ट तरीके से बीजेपी को ललकार रहे थे दोस्तों। इसके बाद भाजपा वाले बोलते हैं कि ये तो उनका अपना सम्मेलन था, इसमें कुछ नया नहीं है। इसके बाद जैसे ही बीजेपी के लोग गुमराह करना शुरू कर रहे थे दोस्तों, 2-3 दिन के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को उसके टालमोल का जवाब मिल गया दोस्तों। दरअसल दिल्ली के तालकटोरा
स्टेडियम के बाद अब निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद की ओर से बीजेपी को ललकारा गया है। दोस्तों आपको बता दें कि संजय निषाद की ओर से मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा गया कि छुटभैया नेताओं से बयान दिलवाना बंद करो। अगर गठबंधन तोड़ना है तो गठबंधन तोड़कर चले जाओ। अगर भाजपा को लगता है कि हमसे कोई फायदा नहीं है तो वो गठबंधन तोड़कर जा सकती है, लेकिन छुटभैया नेताओं से बेइज्जती ना कराओ। कहा कि बीजेपी में जितने भी बाहर से नेता आए हैं वो बड़बोलेपन के कारण पार्टी की लुटिया डुबा रहे हैं। बसपा और कांग्रेस से इंपोर्टेड ये लोग हैं और एनडीए गठबंधन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर दोस्तों बीजेपी को सीधे तौर पर ललकारते हुए संजय निषाद का यह कहना कि अगर लगता है फायदा नहीं है तो फिर गठबंधन तोड़कर चले जाओ। इसका सीधा मतलब यह है दोस्तों कि ये बीजेपी को डायरेक्ट कॉल दिया गया है, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दिया गया है कि वो बिना संजय निषाद की पार्टी के चुनाव लड़ के दिखा दे। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि ये बहुत बड़ा ऐलान है और इसका जवाब देने की हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, देखते हैं बीजेपी की ओर से क्या कोई प्रतिक्रिया आती है नहीं आती। दोस्तों दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी की इकाई एक अलग ही तेवर में चल रही है। दोस्तों उत्तराखंड को लेकर एक बात स्पष्ट तौर पर कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके का माहौल है कांग्रेस पार्टी को लेकर पार्टी एक नए बड़े विकल्प की ओर आगे बढ़ रही है दोस्तों, और यही बड़ा कारण है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की ओर से खुलकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोला गया। दोस्तों पहले विधानसभा के अंदर पूरी रात इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी के लोगों ने बिताई दोस्तों, और इसके बाद बीजेपी सरकार के खिलाफ लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर मोर्चा खोला और अब वोट चोरी और लच्चर कानून व्यवस्था और आपदा कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कांग्रेस पार्टी ने राजभवन कूच कर दिया। दोस्तों हाथी बड़कला में पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को रोका। इस दौरान नेताओं ने बैरिकेडिंग्स पर चढ़कर जोरदार तरीके से सरकार के खिलाफ नारेबाजी की, जिसके बाद तकरीबन 150 नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया दोस्तों और पुलिस लाइन पहुंचाया गया। इसके बाद भी लगातार बवाल जारी है। दो शब्द आप जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पल पल की पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इसी तरीके से पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं एक और बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता डीके शिव कुमार को राहुल गांधी ने सारे विधायकों के साथ में यानी उनके समर्थित विधायकों के साथ में बिहार तलब कर लिया था दोस्तों, और अब इसका असर भी दिखाई देने लगा है। कर्नाटका के डिप्टी सीएम और प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने पिछले हफ्ते कर्नाटका विधानसभा में चर्चा के दौरान आरएसएस का एंथम गाया था। इस मामले को लेकर अब उन्होंने माफी मांगी है दोस्तों। डीके शिव कुमार कहते हैं कि गांधी परिवार मेरे लिए भगवान है, और आरएसएस का एंथम गाने पर उन्होंने कहा कि मैं अपने दिल से माफी मांगना चाहता हूं, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी के अंदर कई सारे सवाल खड़े हुए थे दोस्तों, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उन्होंने इस बात को स्वीकार करा है कि उनके मुंह से गलत बातें निकल गई थी, यानी आरएसएस का जो एंथम निकला था वो गलत निकला था, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके बाद पार्टी के अंदर सारी कंफ्यूजन दूर हो गई है दोस्तों, और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद उनके द्वारा ये बयान दिया गया है, तो इसका मतलब जरूर राहुल गांधी की ओर से कुछ सुझाया बुझाया कुछ समझाया गया होगा। अगर आप भी मानते हैं कि राहुल गांधी पर सवाल खड़ा करने से पहले कुछ लोगों को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए दोस्तों, जो उल्टी सीधी बातें राहुल गांधी के लिए बोलते हैं, जबकि हकीकत यह है कि राहुल गांधी 24 घंटे 7 दिन की पॉलिटिक्स करते हैं, और कुछ लोग हैं दोस्तों जो दावा करते हैं कि वो 18 घंटे सोते ही नहीं है, काम करते रहते हैं, जबकि हकीकत यह है दोस्तों कि 18 घंटे तो छोड़िए 10 घंटे लगातार काम करना बड़ी बात होती है। लेकिन आप लोग जानते हैं कि कौन लोग हैं जो बड़ी बड़ी फेंकते हैं दोस्तों, और उनके समर्थक उसे पूरी तरीके से लोगों के बीच में फैलाते रहते हैं। दो सब जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें अमेरिका के द्वारा बढ़ाए गए टैरिफ को लेकर दोस्तों सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को हो रहा है दोस्तों। इसी बात को आगे उठाते हुए अखिलेश यादव कहते हैं कि हम सब जानते हैं कि टैरिफ की वजह से उत्तर प्रदेश का निर्यात बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है, यानी उत्तर प्रदेश से जो एक्सपोर्ट होती है चीजें वो अच्छी खासी से प्रभावित हो रही है, यानी दोस्तों जिसमें बनारसी साड़ी से लेकर कारपेट उद्योग, पीतल उद्योग, ताला व हार्डवेयर उद्योग, चमड़ा उद्योग से लेकर इत्र उद्योग और स्पोर्ट उद्योग, फूड और प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स के साथ साथ स्टोन मार्बल उद्योग, रेडीमेड गारमेंट और ऐसे सैकड़ों प्रोडक्ट हैं जो बीच समंदर में फंसे पड़े हैं। उत्तर प्रदेश के निर्यातकों यानी जो एक्सपोर्टर हैं, जो उत्तर प्रदेश से चीजें बाहर भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं, वो लोग तबाही के कगार पर हैं और एक्सपोर्ट का पेमेंट साइकिल बिगड़ चुका है। निर्यातकों के सप्लायर्स और वेंडर्स अलग से परेशान हो रहे हैं। यही वो समय है जब सरकार के सामने ओडीओपी के तहत आने वाले सभी उत्पादों को विशेष राहत प्रदान करके अन्य प्रोडक्ट्स को भी सुरक्षा कवच प्रदान करना चाहिए, जिससे वे किसी भी विदेशी पाबंदियों के कारण होने वाले नुकसान से बचाव कर सके। आप लोग इसे किस तरीके से देखते हैं दोस्तों, अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। यहाँ से आप वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज के घर समेत 13 ठिकानों पर मंगलवार को ईडी ने छापा मारा है दोस्तों, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस कार्रवाई के विरोध में नाराजगी जाहिर करते हुए पूर्व मंत्री के घर के बाहर जमा होकर जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री के खिलाफ यह कार्रवाई कथित अस्पताल घोटाले को लेकर की गई है दोस्तों। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा मामला बताकर कार्रवाई की गई है। इस पूरे मामले को लेकर कार्यकर्ताओं ने सौरभ भारद्वाज के घर के बाहर जमा होकर केंद्र और ईडी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और इस दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता बड़े ही जोश के साथ पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से के नारे लगा रहे थे और पार्टी ने इस कार्रवाई को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री वाले मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया दोस्तों। साथ ही प्रधानमंत्री से डिग्री दिखाने की अपील भी की गई। इस नारेबाजी और विरोध का वीडियो अपनी सोशल मीडिया वॉल पर शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने लिखा कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे चोरों से। ऐसे में दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी से पहले जिस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के विधायक के ऊपर कार्रवाई की गई दोस्तों, ईडी की ओर से छापेमारी करते हुए एमएलए जीवन कृष्ण साह को गिरफ्तार किया गया दोस्तों। उससे पहले कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी के विधायक वीरेंद्र को गिरफ्तार किया गया था दोस्तों। यानी 3 दिन में आप देखेंगे तो 3 अलग अलग पार्टियों के ऊपर ईडी के द्वारा अलग अलग तरीके की कार्रवाई की गई है। पहले कर्नाटका में 24 तारीख को कार्रवाई की गई दोस्तों, उसके बाद 25 तारीख को बंगाल के अंदर गिरफ्तार किया गया विधायक को और अब 26 तारीख को बीते दिन आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज के ऊपर एक्शन हुआ है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि ये एक सुनियोजित तैयारी के तहत चल रहा है दोस्तों, क्योंकि अचानक से इस तरीके का एक्शन अलग अलग राज्यों से हो जाना, वो भी उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के बीच में, कहीं ना कहीं संकेत दे रहा है कि दाल में कुछ ना कुछ तो काला है, बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है दोस्तों। जो भी आपकी राय है पूरे मामले पर लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ एक्शन लेते हुए दोस्तों एफआईआर दर्ज कर दिया गया था असम के अंदर, जैसा कि आप लोग जानते हैं। और अब असम पुलिस के खिलाफ लिए गए एक्शन को चैलेंज करने के लिए अभिसार शर्मा सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने जा रहे हैं दोस्तों। शर्मा ने सेक्शन 152 यानी बीएनएस की जो धारा 152 है दोस्तों, इससे पहले आईपीसी की धारा 124A हुआ करती थी, जो देशद्रोह का मामला या यूं कहिए कि राजद्रोह का मामला होता था दोस्तों। अब उस मामले के तहत इनको बुक करने की कोशिश की जा रही है, अभिसार शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। तो वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और ये बात सबको पता है कि जज के सामने मामला पहुंचेगा तो ज्यादा देर टिकने वाला नहीं है। 28 तारीख को इसे लेकर भी फैसला आ जाएगा दोस्तों। जिस तरीके के एक्शन बीजेपी की असम की सरकार करवा रही है दोस्तों, साफ तौर पर कह सकते हैं कि असम में हिमंत बिस्वा शर्मा किसी भी सही रिपोर्ट को लेकर बौखला जाते हैं दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को राष्ट्रपति और राज्यपालों के बिलों पर हस्ताक्षर करने के लिए डेडलाइन लागू करने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है दोस्तों। इस दौरान महाराष्ट्र, गोवा, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पुडुचेरी समेत भाजपा शासित राज्यों के वकीलों ने कहा कि बिलों पर मंजूरी देने का अधिकार कोर्ट का नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने मामले की सुनवाई की है दोस्तों। महाराष्ट्र की ओर से सीनियर वकील हरीश साल्वे ने कहा कि बिलों पर मंजूरी देने का अधिकार सिर्फ राज्यपाल या राष्ट्रपति को है। संविधान में डीम्ड एसेंट जैसी कोई बातचीत नहीं है, यानी अगर मंजूरी नहीं दिया जाता 3 महीने के अंदर तो अपने आप बिल को पास मान लिया जाएगा और राष्ट्रपति या राज्यपाल का मोहर या फिर यूं कहिए कि राज्यपाल से अनुमति मिल गई है ऐसा मान लिया जाएगा। ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। दरअसल दोस्तों होता यह है कि जो विपक्षी शासित राज्य होते हैं वहां पर कानून पास करवाया जाता है और राज्यपाल को भेजा जाता है। राज्यपाल उस पर कोई एक्शन नहीं लेते और राज्यपाल फिर राष्ट्रपति के पास भेज देते हैं। राष्ट्रपति लंबे समय के लिए उस पर कोई एक्शन नहीं लेते और जो कानून बनना होता है वो अटक जाता है जब तक राष्ट्रपति या राज्यपाल के सिग्नेचर नहीं होंगे तो। लेकिन अब कोर्ट ने प्रावधान किया है कि 3 महीने के अंदर फैसला लेना होगा। अगर फैसला नहीं लिया जाएगा तो उस बिल को पास माना जाएगा और राष्ट्रपति या राज्यपाल का मंजूरी वाला बिल माना जाएगा, यानी ऑफिशियल तौर पर वो कानून लागू हो जाएगा। इसी बात को लेकर बीजेपी इतनी ज्यादा बौखलाई हुई है दोस्तों कि पहले राष्ट्रपति से मामले को सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया गया और उसके बाद अब बीजेपी शासित राज्य आकर यानी अपने वकीलों को भेजकर बीजेपी की केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, यानी यूं कहिए कि सुप्रीम कोर्ट का जो पुराना फैसला था कि 3 महीने के अंदर कोई एक्शन नहीं हुआ तो बिल को पास माना जाएगा, उसको चैलेंज किया जा रहा है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतनी ज्यादा एक फैसले से क्यों बौखला गई है दोस्तों, हालांकि कोर्ट ने जो अभी तक जानकारी दी है उसके अनुसार कोर्ट अपने फैसले से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि विपक्षी शासित राज्य के अंदर जब कोई कानून बनाया जाता है तो उसको राज्यपाल के माध्यम से अटका दिया जाता है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर
मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के चीफ जीतू पटवारी ने एमपी की महिलाओं के द्वारा सबसे ज्यादा शराब पीने वाला बयान देकर विवाद खड़ा कर दिया है दोस्तों। ऐसे में उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार पर ओबीसी आरक्षण को रोकने वाला नया बयान देते हुए कि बीजेपी ने ओबीसी आरक्षण रोकने के लिए वकीलों पर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं और ये मामला काफी गंभीर है। जीतू पटवारी ने इस दौरान ओबीसी आरक्षण पर बीजेपी की रणनीति को लेकर सवाल खड़ा किया है, भाजपा की साजिश से जोड़ा है दोस्तों। इसी के साथ में इंदौर के अंदर 12 एडल्ट मैन और बीजेपी की कार्यकारिणी की नियुक्तियों के लिए भोपाल से आए पर्यवेक्षकों ने इंदौर के अंदर जनप्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है दोस्तों। अब नामों की घोषणा भोपाल जाकर होने वाली है, यानी इंदौर में बीजेपी के कुछ नेताओं को मौका मिल सकता है भाजपा में कुछ बड़ी भूमिका निभाने का। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर बिहार के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने के लिए कांग्रेस पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और सीडब्ल्यूसी के मेंबर और जनरल सेक्रेटरी यानी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला पहुंचते हैं दोस्तों। उनके साथ में मनोज झा राज्यसभा के सांसद आरजेडी के नेता मौजूद रहते हैं। कांग्रेस के नेता सुरजेवाला कहते हैं कि देश और बिहार में एक नए नारे की गूंज सुनाई देती है, वो नारा है वोट चोर गद्दी छोड़। ये नारा बिहार नहीं पूरे देश का नारा बन चुका है। राहुल गांधी जी महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा एक क्रांति की शुरुआत कर रहे हैं। बिहार में आए दिन वोट चोरी के कई मामले सामने आते हैं। हमें पता चला है कि प्रदेश में 3 ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर 3590 केस ऐसे सामने आए हैं जिनमें 80,000 वोट संदिग्ध है और शंका के घेरे में है। कई ऐसे घर हैं जहां पर सैकड़ों वोटर रजिस्टर्ड है और हैरानी की बात यह है कि सभी अलग अलग जाति धर्म के लोग एक ही घर में रहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अलग अलग विधानसभाओं के वोटर के रूप में दर्ज है, जिनके पास अलग अलग ईपीआईसी नंबर है, यानी कई व्यक्तियों के अलग अलग कई विधानसभाओं में नाम है दोस्तों। ऐसे में एक और जानकारी देते हुए चुनाव आयोग इसको मिसलीडिंग बताने लगा दोस्तों। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि ये जो दावा किया जा रहा है ये मिसलीडिंग है, गलत दावा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया केवल एलिजिबल वोटरों के साथ में खड़ी है और भी कई दावे किए गए दोस्तों। कुल मिलाकर चुनाव आयोग जो मिसलीडिंग बता रहा है उसके पीछे दोस्तों ये जो कारण बताए गए हैं, विधानसभाओं के नाम बताए गए हैं, उस पर कुछ नहीं बोलने की जगह मामले पर किसी और तरीके से कहीं ना कहीं मिसलीडिंग बताने की कोशिश की जा रही है दोस्तों। हालांकि लोगों ने कई सारे एग्जाम्पल दिखाए हैं जहां पर एक पुराना घर जहां किसी का कोई अता पता नहीं है दोस्तों, उस घर में कई लोगों के रहने का दावे होते हैं। चुनाव आयोग को ये सारे दावे जांच पड़ताल करना चाहिए, केवल मिसलीडिंग बोलने से काम नहीं चलेगा। आप क्या कहना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारत के सबसे फेमस एक्टरों में से एक एक्टर है दोस्तों प्रकाश राज, जिनकी एक्टिंग के हर कोई फैन है दोस्तों। आपको बता दें कि प्रकाश राज कहते हैं कि किसी प्रधानमंत्री के पास डिग्री ना होना कोई अपराध नहीं है, लेकिन फर्जी डिग्री को छुपाने के लिए संस्थानों का इस्तेमाल करना ये बहुत बड़ा अपराध है। बात तो उन्होंने सही कही है दोस्तों। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। रागिनी नायक कहती है कि हमारी डिग्री इधर है, मोदी जी तुम्हारी डिग्री कहां है। यानी अब लोगों ने धीरे धीरे करके अपनी डिग्री दिखानी शुरू कर दी है दोस्तों। लोग कह रहे हैं कि हम तो अपनी डिग्री दिखाने को तैयार है, प्रधानमंत्री अपनी डिग्री दिखाए। और दोस्तों अगर आपने डिग्री ले रखी है तो इसमें शर्म की क्या बात है दिखाने में। सबको दिखाना चाहिए, बखूबी दिखाने चाहिए, मार्क्स भी दिखाने चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है। लेकिन शायद प्रधानमंत्री डिग्री तक दिखाने को तैयार नहीं है दोस्तों। उसमें फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन कुछ तो लिखा होगा, लोगों को अंदाजा हो जाएगा कि प्रधानमंत्री अपने टाइम में पढ़ने लिखने में कितने तेज थे या कितने खराब थे, लेकिन शायद डिग्री दिखाने का मूड अभी दिखाई देता नहीं है दोस्तों। जो भी आपकी राय है, अगर आप भी मानते हैं कि कोई नॉर्मल व्यक्ति अपना डिग्री दिखाने से कभी नहीं शर्माएगा तो लिखकर जरूर बताएगा। अगर आपको मौका मिलता है डिग्री दिखाने का तो क्या आप पीछे हटेंगे या सबसे पहले दिखाएंगे, लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज दरांगे पाटिल को मुंबई हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा दोस्तों। हाईकोर्ट ने मनोज दरांगे पाटिल को मुंबई हाईकोर्ट से झटका दिया है। हाईकोर्ट ने मनोज दरांगे को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर मुंबई के आजाद मैदान में 29 अगस्त से विरोध प्रदर्शन करने से रोक दिया दोस्तों। हाईकोर्ट ने गणेश चतुर्थी के दौरान मुंबई में यातायात व्यवधान से बचने के लिए यह निर्णय लिया है। हालांकि कोर्ट ने राज्य सरकार को मनोज दरांगे को खारघर और नवी मुंबई में कहीं प्रदर्शन करने की अनुमति का निर्देश दिया है, लेकिन उनको मुंबई के अंदर में आकर प्रोटेस्ट नहीं करने दिया जाएगा, क्योंकि गणेश चतुर्थी का भी कार्यक्रम है। ऐसे में दोस्तों बवाल होने के आशंका है। तो इस पूरे मामले पर जो फैसला लिया गया है, मनोज दरांगे पाटिल शायद इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन उनको मानना भी पड़ेगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब दोस्तों, जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 2 इलेक्शन चीफ है, यानी सीईसी है, यानी चीफ इलेक्शन ऑफिसर, जिसे चुनाव आयोग का प्रमुख बोला जाता है दोस्तों। उसमें एक है टीएन सेशन, जो 2000 के सन के आसपास में भारत के इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे दोस्तों।
उन्होंने कहा था कि अगर कहीं पर बिहार के अंदर 1% भी मुझे गलत लगता है या कहीं कोई शंका होती है कि वोटों का हेरा फेरी किया गया है तो मैं वहां दोबारा वोटिंग कराऊंगा। 2005 के चुनाव से जुड़ी हुई शायद ये खबर है दोस्तों। लेकिन दूसरी ओर जो अभी के हमारे सीईसी है ज्ञानेश कुमार, वो तो दूसरे के ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहे हैं, जबकि उनको सारे आरोपों पर खुद जांच करवानी चाहिए। अगर आप भी मानते हैं कि टीएन शेषन को हमेशा लोग याद रखेंगे, लेकिन अभी के जो हमारे देश के सीईसी हैं उन्हें लेकर जरूर लोगों के मन में गंभीर शंकाएं हैं। दोस्तों जो भी आपकी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर केंद्र के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं, इस तरीके की अटकलें चल रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इस पद के बारे में कभी उन्होंने सोचा नहीं है, ना ही किसी ने इस बारे में उनको कोई जानकारी दी है, यानी मामले को घुमाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सबको पता है कि कोई एक ऐसा व्यक्ति बनेगा भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आरएसएस के भी काफी करीबी हो। दोस्तों आज की डेट में सबको पता है कि इनका नाम काफी आगे हो सकता है, क्योंकि इनको मध्य प्रदेश से दिल्ली लेकर आया गया था। दोस्तों आरएसएस के करीबी है और पिछड़ा समाज से आते हैं और 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं मध्य प्रदेश के, तो अच्छा खासा अनुभव भी है इनका और बोलने में भी शालीनता है इनके। एक तरीके से अटल आडवाणी की तरह राजनीति करते हैं, सबसे बनाकर रखते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या मोदी और अमित शाह अपने किसी करीबी को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा लेंगे या फिर संघ की ओर से दबाव बनाकर किसी आरएसएस के करीबी नेता को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पोस्ट पर पहुंचाया जाएगा? कई तरीके की चर्चाएं हैं, लेकिन इनका नाम काफी आगे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अनिल चौहान ने कहा कि भले ही भारत शांति प्रिय देश है, लेकिन हम शांतिवादी नहीं हैं। दुश्मन गलत फहमी में ना रहे, देश की सेनाएं युद्ध के लिए हमेशा तैयार है। सीडीएस मंगलवार को मध्य प्रदेश के महू स्थित आर्मी वॉर कॉलेज में आयोजित रण संवाद 2025 कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और तीनों सेना के चीफ भी शामिल रहे। दोस्तों सीडीएस जनरल चौहान ने कहा कि शक्ति के बिना शांति एक यूटोपियन धारणा है, यानी एक हवाई बातचीत है। जनरल चौहान ने वॉर की तैयारी करने के लिए बोला है। दोस्तों उन्होंने कहा कि शांति चाहिए तो युद्ध की तैयारी करिए। इफ यू वांट पीस प्रिपेयर फॉर वॉर। साथ दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ आजकल तमिलनाडु के अंदर कुछ ऐसा हो रहा है दोस्तों, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि बीजेपी के लोगों को लेकर एक जबरदस्त तरीके की नाराजगी है। दरअसल हुआ यह कि डीएमके के मिनिस्टर का बेटा है दोस्तों, जो एक कार्यक्रम में जाता है, स्पोर्ट क्लब के कार्यक्रम में, और कहीं पर उसको जीत मिलती है तो उसके बाद मेडल देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता अन्ना मल्लई वहां पर आते हैं दोस्तों, और बीजेपी के जो मिनिस्टर का बेटा है वो मेडल लेने से इंकार कर देता है और अन्ना मल्लई मुंह देखते रह जाते हैं। बीजेपी के नेता अन्ना मल्लई को बार बार तमिलनाडु में प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन डीएमके के लोग काफी ज्यादा अन्ना मल्लई से नफरत करते हैं दोस्तों। इसका सीधा सीधा एग्जांपल देखने को मिला। इसी के साथ में दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर बी सुदर्शन रेड्डी के समर्थन में इंडिया गठबंधन के नेताओं के द्वारा भोज का आयोजन किया गया। कांग्रेस सपा सांसद भी इसमें शामिल हुए। अखिलेश यादव ने पार्टी दफ्तर में बुलाकर इनसे बातचीत की थी दोस्तों, और उपराष्ट्रपति चुनाव में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जज साहब के साथ में है। साथ साथ अगर आप लोग को एक भी खबर अच्छी लगी हो दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखता है। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जवाहर। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद।